नमस्कार, प्रतिबद्ध क्लासेस में आपका स्वागत है। यह क्लास मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक के लिए पोषण एवं स्वास्थ्य से संबंधित अभ्यास प्रश्नों की क्लास है। इसमें ऐसे प्रश्नों को शामिल किया गया है जो आपकी आगामी परीक्षा में आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होंगे। तो चलिए बिना देरी के आज का अभ्यास आरंभ करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न हमने लिया है, मानव शरीर में छड़ और शंकु संबंधित होते हैं। तो मानव शरीर में छड़ और शंकु किससे संबंधित होते हैं आपको बताना है। ऑप्शन आपको दिया है, ए स्पर्श, बी नजर, सी श्रवण, डी गंध। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में आएगा नजर। मानव शरीर में जो छड़ होते हैं और शंकु होते हैं दोनों ही नजरों से संबंधित होते हैं। छड़ यानी कि जो रॉड्स होती हैं, यह दोनों ही जो होती हैं रॉड्स, और शंकु यानी कोन्स, ये दोनों जो होते हैं ये दोनों ही रेटिना में स्थित विशेष प्रकाश संवेदनशील कोशिकाएं होती है जो हमें देखने में मदद करती है। जो छड़ें होती है यानी रॉड्स जो होती है ये कम रोशनी में देखने में मदद करती है, और इसी प्रकार से जो कोन्स होते हैं ये तेज रोशनी में देखने में मदद करते हैं, प्लस ये रंगों को भी पहचानने में मदद करते हैं। तो छड़ और रॉड का संबंध जो होता है, यानी छड़ का यानी रॉड्स का या फिर कोन्स का जो संबंध होता है हमारी नज़रों से होता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, प्रोटीन रुधिर में पाया जाने वाला प्रोटीन है जो हीमोग्लोबिन के रूप में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। तो आपको बताना है कौन सा प्रोटीन है जो ऑक्सीजन का परिवहन कर रहा है। ऑप्शन ए है साइटोक्रोम, बी ग्लोबिन, सी कोलेजन और डी इलास्टिन। तो सही उत्तर आप जानते होंगे, इसका उत्तर देने की कोशिश करें। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, ग्लोबिन। ग्लोबिन हीम समूह वाले गोलाकार प्रोटीन होते हैं और यह प्रोटीनों की एक सुपर फैमिली होती है। ये ऑक्सीजन को बांधने का काम करती है, ये ऑक्सीजन को बांध लेती है और शरीर की समस्त कोशिकाओं तक इसको ले जाती है। तो इस तरह से जो ग्लोबिन होता है ये परिवहन का काम करता है। अगला प्रश्न देखेंगे, आईयूसीडी का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन ए अंतर्गर्भाशयी सतत उपकरण, बी अंतर्गर्भाशयी गर्भ निरोधक उपकरण, सी अंतर्गर्भाशयी नियंत्रण उपकरण और डी अंतर्गर्भाशयी कॉपर उपकरण। इसका सही उत्तर आप दे सकते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अंतर्गर्भाशयी गर्भ निरोधक उपकरण। तो गर्भ निरोधक के लिए आईयूसीडी का इस्तेमाल करते हैं। कई बार आपने सुना होगा। यह एक छोटा सा प्लास्टिक का या तांबे का उपकरण होता है जिसे गर्भावस्था को रोकने के लिए गर्भाशय में डाल दिया जाता है। तो ऐसा करके गर्भ निरोधक जो उपकरण है इसका हम इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम आईयूसीडी के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे, जब कोई ग्राहक टीकाकरण प्राप्त करता है उस समय जो नर्स समझाती है कि विकसित प्रतिरक्षा को क्या कहा जाता है। मतलब टीकाकरण के दौरान विकसित प्रतिरक्षा को क्या बोलते हैं बताना है। ऑप्शन ए है अर्जित सक्रिय प्रतिरक्षा, बी अर्जित निष्क्रिय प्रतिरक्षा, सी प्राकृतिक सक्रिय प्रतिरक्षा और डी है ऑटो इम्यूनिटी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जब भी हम टीका लगवाते हैं तो हमारे अंदर एक प्रतिरक्षा प्रणाली जनरेट हो जाती है और यह क्षमता हमें संक्रमण से बचाती है और जो भी संक्रमण से संबंधित जो भी अन्य बीमारी होती है उससे भी बचाती है। तो ये जो प्रतिरक्षा प्रणाली है हमारे अंदर जन्म से नहीं आती है, हमें इसे अर्जित करना पड़ता है। इसके लिए हम टीकाकरण का सहारा लेते हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे, ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए है ल्यूकोडर्मा, बी ल्यूकेमिया, सी एनीमिया और डी हीमोफेलिया। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ल्यूकेमिया के नाम से भी जानते हैं। आप सभी जानते हैं कि ब्लड में अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं होती है। तो ब्लड में होती है श्वेत रक्त कोशिकाएं। जो ब्लड के अंदर पाई जाने वाली कोशिकाएं होती है जिसका नाम है श्वेत रक्त कोशिकाएं, जिसको आप वाइट ब्लड सेल के नाम से भी जानते हैं। वाइट ब्लड सेल में जो कैंसर होता है इसे ही हम ब्लड कैंसर के नाम से जानते हैं या फिर इसे ही हम ल्यूकेमिया कहते हैं। और यह रक्त और बोन मेरो यानी हड्डी के अंदर का जो नरम ऊतक होता है उसमें होता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, मनुष्य के नेत्रों के स्वस्थ संचालन के किस विटामिन का संबंध है। मनुष्य के नेत्रों में अगर स्वस्थ संचालन हो रहा है तो उसका संबंध किस विटामिन से बताना है। ऑप्शन ए विटामिन ए, बी विटामिन बी, सी विटामिन सी और डी विटामिन के। इसका उत्तर आसानी से आप दे सकते हैं, देने का प्रयत्न कीजिए। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विटामिन ए। आप सभी जानते हैं विटामिन ए की कमी से आपको एक रोग होता है जिसको हम रतौंधी के नाम से जानते हैं, और रतौंधी ही नेत्र से संबंधित रोग होता है जिसमें हम प्रॉपर तरीके से नहीं देख पाते, हमारी जो दृष्टि होती है वो कमज़ोर होने लगती है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, सबसे छोटी रक्त कोशिका है।
तो आपको बताना है सबसे छोटी रक्त कोशिका कौन सी होती है। ऑप्शन ए मोनोसाइट, बी लिम्फोसाइट, सी प्लेटलेट्स और डी आरबीसी। दिए गए विकल्प में ऑप्शन नंबर सी सही होगा, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स रक्त की सबसे छोटी कोशिका होती है। ये लाल रक्त कोशिकाएं जो हमारे अंदर होती हैं उसका लगभग 20% तक उस की होती है। मतलब लाल रक्त कोशिका अगर इतनी बड़ी है तो उसके लगभग 20% तक ही प्लेटलेट्स होते हैं। और प्लेटलेट्स को अन्य नाम से जाना जाता है जिसका नाम है थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट इसका काम क्या होता है ये बताने की कोशिश करें। थ्रोम्बोसाइट, अब ये थ्रोम्बोसाइट या फिर प्लेटलेट्स करते क्या है, तो ये रक्त में थक्के जमाने का काम करते हैं। ये रक्त के अंदर थक्के जमाने का काम करते हैं। अब जब आपको किसी प्रकार का कट जाता है, लग जाता है, घाव हो जाता है, तो उसके ऊपर थक्के जमाने का काम करते हैं और रक्त को बाहर निकलने से रोकते हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे, सिफिलिस का रोग कारक जीव कौन सा है। तो सिफिलिस एक यौनजनित बीमारी है, इसका आपको बताना है रोग कारक कौन सा होता है। ऑप्शन ए है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, बी है साइटोमेगालो वायरस, डी है क्लेमाइडिया ट्रेकोमेटिस और डी है ट्रेपोनेमा पैलिडम। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ट्रेपोनोमा पैलिडम। ये सिफिलिस आमतौर पर हमने बताया कि आपको एक यौन संचारित रोग है और ट्रेपोनोमा पैलिडम नामक एक सर्पिल घाव वाला एक जीवाणु होता है जिसके कारण ये फैलता रहता है। अगला प्रश्न देखेंगे, किस बीमारी का बेतरतीब और अनियमित पैटर्न में होना कहलाता है। तो कौन सी बीमारी है जिसमें प्रॉपर पैटर्न नहीं होता है और अलग अलग कहीं पर भी हो जाती है। ऑप्शन ए है महामारी, बी स्थानिक, सी छिटपुट और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऐसी बीमारी जो कहीं पर भी हो जाती है, किसी के भी बीच में हो जाती है, तो ऐसी बीमारी को छिटपुट बीमारी कहते हैं। यूएसए की बात करें तो यूएसए बहुत सारी बीमारियों को छिटपुट बीमारी मानता है, जैसे टिटनस। टिटनस जो होता है ये यूएसए में टिटनस जो होता है यूएसए में छिटपुट बीमारी के रूप में माना जाता है। इसके अलावा रेबीज भी यूएसए में छिटपुट बीमारी के रूप में माना जाता है, प्लेग। लेकिन अगर मैं बात करूं तो WHO की यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन की, तो WHO जो होता है मलेरिया जैसे बीमारी को भी छिटपुट मानता है। मतलब ये लोगों के बीच में अगर हुई है तो ज़रूरी नहीं है कि आसपास के सभी लोगों को हो जाए, किसी और प्लेस पे काफ़ी ज़्यादा दूर जाकर कुछ और लोगों को भी हो सकती है। मतलब छिटपुट एरिया में होती है, यानी एक ही स्थान पे दो व्यक्तियों के बीच में ही होगी ऐसा ज़रूरी नहीं है। ऐसी बीमारी को छिटपुट बीमारी बोलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा टीबी उन्मूलन का लक्ष्य क्या तय किया गया है। ऑप्शन ए 2024, बी 2025, सी 2030, डी 2035। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है 2030। WHO ने 2030 तक वैश्विक टीबी महामारी को समाप्त करने के लिए अपने लक्ष्य निर्धारित किए हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो भारत ने कब तक किया, तो भारत ने 2025 तक, मतलब जो सन हमारा चल रहा है अभी वर्तमान में, 2025 तक टीबी को खत्म करने का भारत ने अपना एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा था। इसके अतिरिक्त एक प्रश्न और टीबी से रिलेटेड मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि टीबी दिवस जो होता है वो कब मनाया जाता है, जिसे विश्व क्षय रोग दिवस के नाम से भी आप जानते हैं। तो ये मनाया जाता है 24 मार्च को। ये भी आप याद रखें, 24 मार्च को टीबी डे मनाते हैं। टीबी को कम करने उसके जागरूकता के प्रति हम इस को हर साल 24 मार्च को मनाते हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे, अन्न यानी सेरेल्स एक समृद्ध स्रोत होते हैं। तो आपको बताना है अन्न किसके समृद्ध स्रोत होते हैं। ऑप्शन ए है स्टार्च के, बी ग्लूकोज के, सी फ्रक्टोज के, डी माल्टोज के। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्टार्च के। स्टार्च के मतलब ये एक प्रकार से कार्बोहाइड्रेट होता है और सबसे ज़्यादा मात्रा हमारे अंदर स्टार्च की होती है जब हम किसी प्रकार का कार्बोहाइड्रेट लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट फाइबर और प्रोटीन में स्टार्च प्रॉपर रूप से यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। जहाँ तक कार्बोहाइड्रेट की हम बात करें तो इसमें 50% तक स्टार्च मौजूद होता है। तो इस प्रकार से अन्न जितने भी होते हैं जिससे हमें एनर्जी मिलती है वो अन्नों के द्वारा हमें स्टार्च मिलता है, इसलिए अन्न जो होते हैं स्टार्च के समृद्ध स्रोत होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, मांस, मछली और अंडे और दूध रिक्त वाले प्रोटीन को
प्रोटीनों के महत्वपूर्ण स्रोत है। तो आपको बताना है मांस, मछली, अंडे और दूध किस तरह के प्रोटीन के स्रोत माने गए हैं। ऑप्शन ए है उच्च अवशोषण मान, बी उच्च प्रतिधारण मान, सी उच्च जैविक मान और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मांस, मछली, अंडे और दूध ये जो होते हैं उच्च जैविक मान वाले प्रोटीन के महत्वपूर्ण स्रोत माने जाते हैं, जिसे आप हाई बायोलॉजिकल वैल्यू या HBV के नाम से भी जानते हैं। HBV हाई बायोलॉजिकल वैल्यू के नाम से भी जानते हैं। और इसका अर्थ होता है कि किसी प्रोटीन में मानव शरीर के लिए आवश्यक सभी अमीनो एसिड सही अनुपात में मौजूद हैं। तो मांस, मछली, अंडे और दूध में ये अमीनो एसिड जो होते हैं वो हमारे शरीर के लिए सही अनुपात में उपस्थित होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रोटीन शब्द किस भाषा के प्रोटोस शब्द से बना है। तो प्रोटोस से प्रोटीन बना है, ये किस भाषा से लिया गया है बताना है। ऑप्शन ए जर्मन, बी ग्रीक, सी लैटिन, डी स्वीडिश। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये एक ग्रीक शब्द है और इसका अर्थ होता है प्राथमिक या पहली श्रेणी का, मतलब जिसको पहले रखा जाता है उस श्रेणी का इसका मतलब होता है प्रोटोस। और प्रोटोस से ही बाद में प्रोटीन शब्द बना है। इसका प्रयोग सबसे पहले किया गया था 1834 में और इसको प्रयोग किया था एक विद्वान थे जिसका नाम था जोन्स बर्जेलियस। 1834 में जोन्स बर्जेलियस नामक विद्वान ने सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया था। इसका अर्थ हमने बताया है, वो भी ध्यान रखें, प्राथमिक या पहली श्रेणी का। अगला प्रश्न देखेंगे, जननी सुरक्षा योजना कब शुरू की गई थी। ऑप्शन दिया है ए 2004, बी 2005, सी 2006 और डी 2007। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2005। आप सभी जानते हैं जननी सुरक्षा योजना, जिसे JSY के नाम से भी जानते हैं, ये चालू हुई थी 12 अप्रैल 2005 से। 12 अप्रैल 2005 से प्रारंभ की गई थी। इसका उद्देश्य था गरीब गर्भवती महिलाओं के संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देकर मातृ और नवजात मृत्यु दर को कम करना। इसमें जो पात्र होते हैं, अगर वो शहरी क्षेत्र का है तो उसे 1000 रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाती है अगर उसने संस्थागत प्रसव करवाया है तो। और अगर ग्रामीण है तो ग्रामीण क्षेत्र के जो होते हैं ऐसे लोगों को 1400 रुपये, ऐसी महिलाओं को 1400 रुपये प्रोत्साहन राशि के रूप में दिया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन की शुरुआत कब की गई थी। ऑप्शन ए 1 जुलाई 2020, बी 1 जुलाई 2021, सी 1 जुलाई 2022 और डी 1 जुलाई 2023। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1 जुलाई 2024। तो राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन जो हुआ था 1 जुलाई 2023 को प्रारंभ हुआ था। और आपको यह भी जानना जरूरी है कि इसे जब प्रारंभ किया गया था, मध्य प्रदेश का एक शहर था शहडोल, एक जिला भी है, तो शहडोल से इसे हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये चालू किया गया था। और उसके बाद में इसका जो टारगेट रखा गया था जनजाति और राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेशों के अन्य अधिक जो क्षेत्र, इस तरह के जो क्षेत्र होते हैं जहाँ पे सिकल सेल एनीमिया ज़्यादा हो रहा है, तो ऐसे क्षेत्रों की जांच करना, उसके रोकथाम और प्रबंधन के लिए एक मिशन चलाना। अगला प्रश्न हम देखेंगे, मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या है। ऑप्शन ए एस्पिरिन, बी एंटीबॉडी, सी एंटीबायोटिक्स और डी एंटीजन। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स ऐसी दवाई होती है जो बैक्टीरिया को मारती हैं और उन्हें प्रजनन करने से रोकती है। तो सबसे आम इलाज के रूप में हम इसे लेते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किसके कारण थायमिन की कमी होती है। ऑप्शन ए चावल पकाने के बाद बचे अतिरिक्त पानी को फेंक देने से, बी खाना पकाने की अनुचित प्रथाएं अपनाने से, सी लोगों द्वारा पॉलिश किए हुए चावल का सेवन अधिक किए जाने से, डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में है उपयुक्त सभी। थायमिन जो होता है विटामिन B1 का नाम है। तो विटामिन B1 कब कम हो जाता है, जब हम चावल पकाने के बाद में उसमें जो पानी बचता है, जिसे आप माड़ बोलते हैं, फेंक देते हैं, तो उस कंडीशन में थायमिन उसमें से हट जाता है। और गलत तरीके से भोजन पकाते हैं तो उस कंडीशन में भी जो होता है वो B1 हट जाता है, विटामिन B1 हट जाता है। और पॉलिश किए हुए चावल से भी विटामिन B1 हट जाता है। तो इन सब तरीके से पका हुआ जो भोजन है वो लेने से थायमिन की कमी हो जाती है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को कितनी राशि प्रदान की जाती है। आपको ऑप्शन दिए हैं
ए 4000, बी 6000, सी 8000, डी 10,000। सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर बी है, 6,000 रुपये। प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना जो चालू हुई थी 1 जनवरी 2017 को, और इसका उद्देश्य रखा गया था देश भर में जितनी भी गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाएं हैं उनका कल्याण किया जाए। इसके तहत जब भी पहला बच्चा पैदा होता है तो 5,000 रुपये की राशि 2 किस्तों में दी जाती है, और जब दूसरा बच्चा पैदा होता है और वो लड़की होती है तो 6,000 रुपये की राशि एक साथ एक मुश्त दे दी जाती है। तो इसमें अधिकतम राशि 6,000 रुपये दी जाती है। विकल्प के अनुसार ऑप्शन नंबर 20 का सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार हेतु किया जाता है। आपको ऑप्शन दिया है, ए आयोडीन 131, बी सोडियम 24, सी फॉस्फोरस 32 और डी कोबाल्ट 60। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी है, कोबाल्ट 60। कोबाल्ट 60 जो होता है इसका उपयोग रक्त कैंसर, जिसे आप ल्यूकेमिया के नाम से भी जानते हैं, कुछ देर पहले हमने बात की थी, इसके उपचार के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और ये जो कोबाल्ट 60 होता है रेडियोथेरेपी में यूज़ होता है। यह गामा किरणें उत्सर्जित करता है, गामा किरणें ये उत्सर्जित करेगा और उसके बाद में कैंसर कोशिकाओं को खत्म करने में, उन्हें नष्ट करने में मदद करता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, SAM का पूरा नाम है, तो आपको बताना है SAM का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन ए है गंभीर एल्बुमिन प्रकटन, बी है गंभीर तीक्ष्ण कुपोषण, सी है गंभीर एटोपिक कुपोषण और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका पूर्ण रूप होता है ऑप्शन नंबर बी, गंभीर तीक्ष्ण कुपोषण, यानी कि सीवर एक्यूट मॉल न्यूट्रिशन। इसे ही हम SAM के नाम से जानते हैं। इसका उपयोग भोजन की खपत में वर्तमान या हाल ही में कमी का वर्णन करने के लिए किया जाता है। अगर भोजन की खपत में किसी प्रकार की कमी हो रही है उसका वर्णन करने के लिए हम SAM का उपयोग करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जो हमारे शरीर की मांसपेशियों की हानि होती है, जिसको आप वेस्टिंग या एडिमा के नाम से भी जानते हैं, उसका पता लग जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, वैश्विक भूख सूचकांक रिपोर्ट 2023 के अनुसार कुपोषण की स्थिति में भारत का स्थान क्या है। तो भारत का स्थान इसमें ऑप्शन नंबर ए है, 111वां। लेकिन 2024 की रिपोर्ट अगर पूछ ली जाती है तो 2024 की रिपोर्ट में भारत का स्थान जो है 105वें स्थान पे है, यानी 2024 में थोड़ा सा सुधार इसमें देखा गया है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, मलेरिया संबंधित है। ऑप्शन ए ज्वर से, बी सामान्य ठंड से, सी छींकने से और डी अतिसार से। सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ज्वर से। यानी मलेरिया एक प्रकार का बुखार होता है। और मलेरिया कैसे फैलता है तो ये आपको सबको पता है। एक मच्छर होता है जिससे बोलते हैं मादा एनोफ्लीज, ये इसका वाहक होता है। मादा एनोफ्लीज के कारण संक्रमण जो होता है मच्छर के काटने से फैलता है। इसके अंतर्गत मादा एनोफ्लीज जो मच्छर होता है उसके अंदर पाया जाता है प्लाज्मोडियम परजीवी, प्लाज्मोडियम परजीवी। और ये प्लाज्मोडियम परजीवी को मच्छर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाता है और मलेरिया नामक बीमारी फैलते रहती है। अगला प्रश्न है, 7 से 9 वर्ष के बच्चों को प्रतिदिन कितने मिलीग्राम कैल्शियम की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए 500, बी 650, सी 750, डी 850। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 650। 7 से 9 वर्ष के बच्चों को प्रतिदिन लगभग 650 जो मिलीग्राम कैल्शियम की जरूरत पड़ती है। अगला प्रश्न है, चेचक होने का कारण है, तो आपको बताना है चेचक या स्मॉल पॉक्स होने का कारण क्या है। ऑप्शन है ए रूबियोला वायरस, बी वेरियोला वायरस, सी वेरिसेला वायरस और डी मिक्सो वायरस। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वेरियोला वायरस। जो चेचक होता है एक गंभीर संक्रामक रोग होता है जो वेरियोला वायरस के कारण होता है। और जब भी ये चेचक हो जाता है तो आप देखते हैं कि इसमें बुखार आता है, शरीर में दर्द होने लगता है, इसके अलावा खांसी चालू हो जाती है और लाल कलर के चकत्ते पड़ने लगते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है लाल चकत्ते, ये हमें दिखने लगते हैं शरीर के ऊपर, तो इसका मतलब चेचक हो गया है। किस विटामिन की कमी से सीलियक नामक रोग हो जाता है। ऑप्शन ए विटामिन के, बी विटामिन डी,
सी विटामिन ए और डी विटामिन बी। सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में है विटामिन डी। तो विटामिन डी की कमी से सीलियक नामक रोग होता है और ये अक्सर जब भी विटामिन डी से सीलियक रोग होता है तो विटामिन डी की ज़्यादा खुराक लेने की सलाह दी जाती है। अब ये सीलियक रोग में होता यह है कि पाचन और स्वप्रतिरक्षी संबंधी जो समस्या है वो इसमें उत्पन्न हो जाती है, जो छोटी आंत को नुकसान पहुंचाता है। और ये होता इसलिए क्योंकि हम ग्लूटेन युक्त जो भोजन होते हैं ये ज़्यादा खाते हैं, और एक प्रकार से यदि ये रोग हो गया तो ये कभी कभी आनुवंशिक विकार के कारण भी हो जाता है, या फिर बहुत ज़्यादा ग्लूटेन युक्त भोजन करने से होता है। ग्लूटेन गेहूं और राई में पाया जाने वाला एक प्रकार का प्रोटीन का नाम है। तो जब भी सीलियक रोग हो तो विटामिन डी को ज़्यादा मात्रा में लेने की सलाह दी जाती है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष भारत सरकार द्वारा पोषण संबंधी रक्ताल्पता रोग निरोधक कार्यक्रम का आरंभ किया गया था? ऑप्शन ए वर्ष 1982, बी 1970, सी 1972, डी 1980। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1970। 1970 में भारत सरकार द्वारा पोषण संबंधी रक्ताल्पता रोग निरोधक कार्यक्रम का आरंभ किया गया था, और 2000 से इसके दौरान हमने देखा कि 2000 से 2015 तक एनीमिया में कमी की धीमी गति यानी लगभग 1% से भी कम को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने समग्र पोषण योजना यानी पोषण अभियान का आरंभ एनीमिया मुक्त भारत के रणनीति के रूप में किया, और यहाँ पे लक्ष्य निर्धारित किया कि प्रतिवर्ष 3% तक एनीमिया को कम किया जाएगा। तो 1970 से तो प्रारंभ हो गया था, लेकिन जब 2005 से 15 के दौरान का आंकड़े लिए गए तो एनीमिया कम नहीं हुआ, तो एक नया लक्ष्य निर्धारित किया गया कि प्रतिवर्ष 3% तक एनीमिया को कम करना है, और अलग अलग तरह की रक्ताल्पता रोग निरोधक कार्यक्रम फिर से चालू किए गए। अगला प्रश्न है, फीटल की हृदय की धड़कन का फिटोस्कोपी से कब पता लगाया जा सकता है? ऑप्शन ए है 15 से 22 सप्ताह, बी है 9 से 14 सप्ताह, सी है 18 से 20 सप्ताह, और डी है 11 से 15 सप्ताह। सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 18 से 20 सप्ताह। फिटोस्कोपी गर्भावस्था के दौरान एक एंडोस्कोपिक प्रक्रिया है जो भ्रूण यानी एमनियोटिक गुहा, गर्भनाल और प्लेसेंटा के भ्रूण पक्ष तक सर्जिकल पहुंच की अनुमति देता है, और इसके द्वारा ही फीटल की हृदय की धड़कन का हमें पता लगता है, यानी भ्रूण की हृदय की धड़कन चालू हुई है नहीं ये पता लगता है, और ये देखा जाता है 18 से 20 सप्ताह के दौरान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा रक्त प्रोटीन प्लाज्मा में पानी की मात्रा को नियंत्रित करता है? ऑप्शन ए एल्बुमिन, बी ग्लोब्यूमिन, सी है फिबुलिन, और डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एल्ब्यूमिन जो होता है वो रक्त प्लाज्मा में मौजूद जो पानी होता है उसको नियंत्रित करने का काम करता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, यूनिसेफ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? आपको ऑप्शन दिया है ए 1952, बी दिया है 1948, सी 1946 और डी 1944। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1946। यूनिसेफ की स्थापना जो हुई थी 11 दिसंबर 1946 को हुई थी, और इसका जो मूल नाम था संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष था, और 1953 में इसका नाम बदल करके यूनिसेफ कर दिया गया, और यूनिसेफ का मतलब होता है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। अगला प्रश्न है, लालिमा अभियान कब प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन ए 1 नवंबर 2016, बी 1 अक्टूबर 2016, सी 1 जुलाई 2016 और डी 1 सितंबर 2016। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए है 1 नवंबर 2016 को लालिमा अभियान मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया एक स्वास्थ्य पहल है, और यह अभियान बच्चों, किशोरियों, गर्भवती और धात्री माताओं में होने वाली खून की कमी यानी एनीमिया, जो खून की कमी वाला रोग होता है एनीमिया, उसको रोकने के लिए चलाया जाने वाला अभियान है। तो ये आज का हमारा अंतिम अभ्यास प्रश्न था। इसी तरह के अभ्यास प्रश्नों के लिए आप हमारे साथ लगातार